स्टूडेंट्स। अच्छा सोचिए, अगर आज से 300 या 500 साल पहले के किसी राजा के ने क्या ऑर्डर पास किया था, क्या लॉ पास किया था, अगर उसके बारे में जानना हो तो हमें कैसे पता चलेगा? या आज से 100 साल पहले कोई फिल्म बनी हो, वो कैसी दिखती थी, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? ये सब का आंसर है सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। जो आज के टाइम पे लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स हैं, इसमें हिस्टोरिकल सोर्सेस प्रिजर्व करके सिस्टमेटिकली मैनेज करके रखे गए। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी क्या है। अगर लाइब्रेरी आपने देखी होगी शायद आपके स्कूल में, तो लाइब्रेरीज में होती हैं बुक्स। तो क्या सिर्फ बुक्स का कलेक्शन ही लाइब्रेरी है? मीन्स अगर आपको मान लीजिए कुछ 1000 बुक्स दे दी गई है, आपने उठा के उसे एक कमरे में ऐसे ही रख दी, तो क्या वो लाइब्रेरी कहलाएगी? नहीं। अगर मान लीजिए अभी उसी हजारों बुक में से आपको या किसी और को कोई एक बुक पढ़नी है, तो वो ढूंढने में आपको कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि वो बुक्स सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है। तो लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी ऑफ कोर्स बुक्स का कलेक्शन तो होती है, लेकिन कलेक्शन ऑफ बुक्स फिर उसे सिस्टमेटिकली अरेंज किया होता है। कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ये होती है लाइब्रेरी। कि हमें कोई भी बुक्स, अगर कोई भी बुक किसी को रीड करनी है तो उसे इजीली अवेलेबल हो सके। प्लस एक इम्पॉर्टेंट काम होता है प्रिजर्वेशन। जो बुक्स हमने स्टोर करके रखी है उसे फर्दर डैमेज होने से बचा के रखना। तो ये लाइब्रेरीज का कोर फंक्शन है, बुक्स को कलेक्ट करना, उन्हें सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखना और उनका प्रिजर्वेशन करना। खैर आज के टाइम पे ये सारे काम काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मदद से या आज की टेक्नोलॉजी, आज के सॉफ्टवेयर्स की मदद से बहुत ही कंफर्टेबल वे में, बहुत ही इजी तरीके से होते हैं। इसीलिए तो आजकल कई सॉफ्टवेयर्स, कई ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे लाखों बुक्स को ऑर्गेनाइज किया गया है और रीडर्स को इजीली बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं। अब हम देखते हैं एंशिएंट लाइब्रेरीज। एंशिएंट लाइब्रेरीज में अगर हम जाएं तो हमें वर्ल्ड की सबसे पहली लाइब्रेरी का रिकॉर्ड मिलता है मेसोपोटामिया में, जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट लाइब्रेरी थी जिसका नाम है एशरबनीपल लाइब्रेरी, जो कि लगभग 7th सेंचुरी BCE में बनी थी। उसके बाद अगर हम नाम देखें तो आती है अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, जो कि इजिप्ट में थी। और ऑफ कोर्स इंडिया में भी एक लाइब्रेरी है जो कि वर्ल्ड फेमस रह चुकी है, उसका नाम है तक्षशिला यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। अब हम अगर आज के समय में आ जाएं तो आज के समय में प्रेजेंटली अवेलेबल एक लाइब्रेरी है सरस्वती महल ग्रंथालय, जो कि तंजावुर शहर में है, तमिलनाडु राज्य में। इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसको बनवाया था नायक डायनेस्टीज के किंग ने 16-17 सेंचुरीज में। उसके बाद मराठा रूलर्स ने, मराठा शासकों ने इसको और डेवलप किया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है सरफोजी राजे भोसले का, जिन्होंने काफ़ी बुक्स इसे डोनेट की और इस लाइब्रेरी को एक्सपांड कराया। इसलिए 1918 में सरफोजी राजे भोसले के नाम पे ही इस लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया। अब हम देखते हैं इंडिया के कुछ मेजर लाइब्रेरीज। अगर मेजर लाइब्रेरीज देखें तो उसमें नाम आता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, डेविड सशुन लाइब्रेरी जो कि मुंबई में है, और हमने अभी अभी जो लाइब्रेरी देखी सरस्वती महल ग्रंथालय जो कि तंजावुर में है। ये सारी लाइब्रेरीज एक तरह से हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री
को संभाल के रखे हुए हैं। तो हमने अब तक तो देख लिया लाइब्रेरीज, अब हम आते हैं आर्काइव्स पे। काफ़ी लोगों को एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि लाइब्रेरी और आर्काइव्स सेम ही है, उन्हें लगता है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी और आर्काइव्स में एक बेसिक सा डिफरेंस है जो कि इन्हें काफ़ी सच में डिफरेंट बनाता है। लाइब्रेरीज जो कि हमने देखा बुक्स का कलेक्शन है, पब्लिश्ड बुक्स का कलेक्शन। लाइब्रेरीज में हमें मिलती हैं बुक्स, लेकिन आर्काइव्स में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहें तो किसी के लेटर्स हो सकते हैं, किसी राजा के कुछ ऑर्डर्स हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के सर्कुलर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जहाँ कलेक्ट करके रखे जाते हैं, जहाँ स्टोर करके रखे जाते हैं, उस जगह को आर्काइव्स कहते हैं। और आर्काइव्स को हिस्ट्री का मोस्ट रिलायबल सोर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं, उनके कंटेंट मॉडिफाई किए हुए नहीं हैं, तो उनके बेस पे ओरिजिनल हिस्ट्री ड्रॉन की जा सकती है। उस समय की ओरिजिनली हिस्ट्री क्या थी ये पता किया जा सकता है, इसलिए आर्काइव्स को हिस्ट्री का मोस्ट रिलायबल सोर्स माना जाता है। हमें अगर इंडिया के आर्काइव्स में देखें तो सबसे बड़ा नाम आता है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो कि बना था 1891 में, और ये बना था कोलकाता में, और इसका पुराना नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। फिर आगे चलकर 1911 में इसे मूव कर दिया गया, कहाँ पर? दिल्ली में। और इस आर्काइव में जो रिकॉर्ड्स हैं वो 1748 के बाद के लगभग बहुत सारे रिकॉर्ड्स इस आर्काइव में अवेलेबल है। और इस आर्काइव्स में जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उनके कॉमन लैंग्वेजेस में है इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत। इन सारे लैंग्वेज के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हमें नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में देखने मिल जाते हैं। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की तरह ही एक आर्काइव है नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया। इसे शुरू किया गया था 1964 में, और ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पुणे में। इसका मेन पर्पस था, इसे शुरू करने का मेन पर्पस था कि हम इंडिया के सिनेमा को, इंडिया की इस मूवीज को स्टोर करके रखें फ्यूचर जनरेशन के लिए। क्योंकि स्कॉलर्स का मानना है कि हमारी सिनेमा भी हमारे हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये हमारे सोसाइटी का मिरर है, हमारी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे भी स्टोर करके रखना उतना ही जरूरी है। इसलिए 1964 में नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हुआ। कहाँ पर? पुणे में। अब हम महाराष्ट्र के कुछ और आर्काइव्स के नाम जानते हैं जो कि लोकेटेड है मुंबई में, पुणे में, कोल्हापुर में। और उसमें से अगर हम पुणे ब्रांच देखें तो पुणे ब्रांच में जो आर्काइव है उसका नाम है पेशवा दफ्तर, और वहाँ पर लगभग 5 करोड़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्टोर किए गए हैं। 5 करोड़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि मोड़ी स्क्रिप्ट में है, जिसमें मराठा की बहुत बड़ी हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। मराठा रूलर्स की हिस्ट्री को अगर हमें समझना है तो यहाँ पर लगभग 5 करोड़ डॉक्यूमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें हिस्ट्री समझने में हेल्प करते हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा सिस्टम मैनेजमेंट होगा 5 करोड़ डॉक्यूमेंट्स को बचाकर, संभाल कर और सिस्टमेटिकली मैनेज करके रखने के लिए। अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आर्काइव्स मैनेजमेंट होता कैसे है, तो सबसे पहले ऑब्वियस है हम डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन, गैदरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स को जमा करना, उसके बाद अब इसे सिस्टमेटिकली हमें अरेंज करना है। तो सिस्टमेटिकली अरेंज यानी कि उसको क्लासीफाई करना, अलग अलग ईयर वाइज, जिसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकली डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई करके रखना, और साथ ही में उन डॉक्यूमेंट्स को केमिकली ट्रीटमेंट करके यानी कि केमिकल्स का यूज करते हुए उनको फ्यूचर में और फर्दर डैमेज ना हो, उनका नुकसान ना हो, वो डिके ना हो जाए, उस तरह से उसे प्रिजर्व करके रखना यानी कि प्रिजर्वेशन करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज के टाइम पे जब हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी इजीली और इतने अच्छे से अवेलेबल है, तो हमें उसका यूज़ करते हुए उन सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइजेशन करना चाहिए, उन्हें डिजिटली स्टोर करके रखना चाहिए ताकि हमसे वो खो ना जाए। अब हम कुछ क्विक टर्म्स समझ लेते हैं। हमने आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में जो जो देखा, सबसे पहले देखते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी बुक्स का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। बुक्स को इस तरह से सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ है कि कोई भी रीडर्स को कोई भी बुक चाहिए तो वो उसे इजीली अवेलेबल हो सके। सेकंड हमने देखा आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या है? आर्काइव्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है। डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर, ऑर्डर्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। और आर्काइव्स को हिस्ट्री का मोस्ट रिलायबल सोर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, इनके कंटेंट ओरिजिनल हैं, जिससे हमें ओरिजिनल हिस्ट्री पता चलती है। हमने देखा सरस्वती महल ग्रंथालय, जो कि तंजावुर में स्थित है और जिसमें सबसे की नेम आता है सरफोजी राजे भोसले का, जिन्होंने उसे एक्सपांड करने में हेल्प की। हमने देखा नेशनल फिल्म्स आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो कि एस्टेब्लिश हुई 1964 में। उसका लोकेशन क्या है? पुणे। और इसका मेन काम क्या है? हमारी मूवीज, हमारी सिनेमास को स्टोर करके रखना। और कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को कंजर्व करना। कंजर्व करना मतलब प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट किससे? प्रोटेक्ट उसे और डैमेज होने से बचाने के लिए, यानी कि किसी भी चीज को गेटिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डैमेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और समझ में भी आया हो। अगर आज आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आगे के वीडियो को भी इस तरह से देख सकें। और अगर आपके मन में कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिए। और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी लाइब्रेरी विज़िट करनी है। थैंक यू।